नमस्कार दोस्तों, बायजूस आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम 17 अगस्त 2020 के समाचार विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू अखबार के प्रमुख आर्टिकल्स की यहाँ पर समीक्षा करेंगे और उन आर्टिकल से संबंधित प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के जो प्रमुख प्रश्न हैं वो भी आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। हम अपनी पहली न्यूज़ पर आते हैं। तो ये भारत में जो विमानन क्षेत्र है, यानी नागरिक उड्डयन आप कह सकते हैं, सिविल एविएशन सेक्टर कह सकते हैं, उसमें जो संकट की स्थिति आ रही है उससे संबंधित है। एयरलाइंस फाइटिंग टू स्टे एयरबोर्न। देखिए, अब कोविड 19 के प्रभाव के कारण भारत में जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनमें बड़े पैमाने पर विराम आया और भारत ही नहीं, वैश्विक स्तर पर इसका प्रभाव दिखाई पड़ा। आप सभी इस समस्या को लगभग समझते हैं और इसी कड़ी में आप देखें कि भारत सरकार के द्वारा 25 मार्च से जब पहली बार लॉकडाउन घोषणा की गई, तो इसी के साथ साथ जो एयर नेविगेशन था उसको भी एक तरह से रोक दिया गया, यानी वायु यातायात को प्रतिबंधित किया गया। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि चीन में जो कोरोना वायरस का प्रभाव था वो बाहर के देशों में एक तरह धीरे धीरे फैला और माना जाता है कि वहां से जो नागरिक दूसरे देशों में पहुंचे उन्होंने इसको विस्तारित किया और कहीं ना कहीं विदेशों से यात्रा जो होती है वो संभावित सबसे जो प्रमुख साधन है वो वायु यातायात है। वायु यातायात को रोककर कोविड 19 का जो प्रभाव है उसे रोकने का एक तरह से सरकार ने प्रयास किया और इसी कड़ी में 25 मार्च को एक यहाँ पर फुल बैन इम्पोज कर दिया गया किसी भी तरह की जो विमान सेवाएं हैं उनके लिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उड़ानें संचालित हो रही थीं। अगर किसी भी देश से भारतीय नागरिकों को लाना था या यहाँ से कोई नागरिक किसी दूसरे देश के अपने देश में जाना चाह रहे थे तो उस तरह से कुछ उड़ानें अंतर्राष्ट्रीय चल रही थी, लेकिन घरेलू अगर हम यातायात की बात करें तो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित था। तो डोमेस्टिक जो फ्लाइट्स हैं वो पूरी तरह से प्रतिबंधित सरकार ने कर दी थी। और अगर हम देखें तो 25 मार्च के बाद लगभग 2 महीने के अंतर के बाद 25 मई को इसको लिफ्ट किया गया, यानी इसको हटाया गया और इसको हटाने के बाद एक तरह से जो वायु यातायात है उसमें कुछ गति आई, क्योंकि अभी भी कोरोना वायरस का जो प्रभाव था वो भारत के कई राज्यों में तेजी से बढ़ रहा था। इस कारण से इसका उपयोग तो प्रारंभ हुआ, लेकिन वायु यातायात का बहुत बड़े पैमाने पर यातायात के लिए जो उपयोग बढ़ रहा था भारत में, उसका एक तरह से नकारात्मक रूप में यहाँ प्रभाव दिखा और वायु यातायात में जो पैसेंजर्स की संख्या थी वो काफ़ी घटी। अगर आप आंकड़े देखें तो अगर हम जुलाई के आंकड़ों की बात करें तो 21 लाख यात्री हैं उन्होंने एक तरह से यात्रा करी और ये आंकड़ा अगर आप देखें पिछले वर्ष यानी जुलाई 2019 में जितने यात्रियों ने यात्रा करी थी भारत में वायु यातायात के माध्यम से, उनकी संख्या में मात्र 18% था, यानी 21 लाख यात्री थे। ये पिछले वर्ष उसी समय की यात्रा जिन्होंने करी वायु यातायात के माध्यम से उनकी तुलना में मात्र 18% थी। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 82% एक तरह से नीचे आ गया है वायु यातायात की जो पैसेंजर्स की संख्या अगर हम उनकी बात करें तो ये वायु यातायात को एक तरह से संकट की स्थिति में ला रहा है। अगर वायु यातायात में संकट आता है और यात्रियों की संख्या बहुत तेजी से घटती है तो मान के चलें जो एयरलाइंस है उनकी आमदनी पर असर पड़ता है और ये असर एक तरह से उनके पूरे कार्य प्रणाली पर दिखाई पड़ता है, क्योंकि आप ध्यान रखें एयरलाइंस के संचालन में जो लागत है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आप इसके फ्यूल की बात करें, जैसे एयर टरबाइन फ्यूल कहा जाता है एटीएफ, तो इसका जो खर्चा होता है वो काफ़ी अधिक होता है। भारत सरकार सोशल डिस्टेंसिंग को भी फॉलो करा रही है। तो वायु यातायात में आपने इस चीज़ को देखा होगा, अगर इस बीच में आपने यात्रा करी होगी, कि जो 3 सीटें होती हैं उनमें 2 सीटों पर यात्री हैं और जो मिडिल सीट है वो वैकेंट है, यानी खाली पड़ी है। यानी हर 3 में से 2 सीट भरी है, 1 खाली है। तो आप समझ सकते हैं 1/3 जो पैसेंजर्स की अर्निंग है वो विमान कंपनियों की अपने आप घट रही है। तो सोशल डिस्टेंसिंग कारण ये उनकी आमदनी में एक और कमी आ रही है। तो आमदनी में कमी और जो भी उन्हें फ्यूल या ईंधन पर खर्च करना पड़ रहा है या जो भी कर्मचारी हैं जिनकी सैलरी उन्हें देनी है समय से, उनका एक बड़ा खर्च उनके साथ तो जुड़ा हुआ है। तो कंपनियां उनके काम जरूर घटे हैं लेकिन उनकी जो लागत है उसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आ रहा है। तो ये कंपनियों को एक तरह से एक घाटे की स्थिति में लेता जा रहा है। तो यहाँ डिस्कशन में आप देखें तो 2 समस्याएं निकल कर आ रही हैं। एक तो जो मांग है उसमें बहुत बड़ी कमी आ गई है और दूसरी जो उनकी लागत है उसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आ रहा है और इस कारण से कहीं ना कहीं जो विमानन कंपनियां हैं उनके घाटे में रहने की स्थिति बन रही है। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनके पास कैश की स्थिति मजबूत है, जैसे अगर हम प्राइवेट कंपनीज में इंडिगो की बात करें, अन्य कंपनियों के पास इस तरह से कैश नहीं है। उन्हें उनकी कंपनी के जो भी प्रमोटर हैं, यानी जो भी विमानन कंपनियां हैं उनको प्रमोट करने वाले जो भी समूह हैं या जो भी उसमें ग्रुप एंगेज हैं, उनसे एक तरह से पैसा लेकर कंपनियां अपना काम चला रही हैं और कंपनियों के पास कैश की स्थिति काफ़ी खराब है। तो ये स्थिति कंपनियों को लंबे समय तक कार्य करने की अनुमति नहीं देती है।
इंडिगो को छोड़कर अगर हम अन्य एयरलाइंस की बात करें तो एक आंकड़े ये कहते हैं कि उनके संचालन के लिए लगभग 18,750 करोड़ रुपए की एक आवश्यकता पड़ेगी। अगर ये संसाधन भारत की एयरलाइंस कंपनियों को मिल जाता है तो भारत में जो वायु यातायात है उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ये संसाधन आएगा कहां से, क्योंकि इस तरह के संसाधन को देने के लिए अभी कोई भी तैयार नहीं है। अगर हम प्रमोटर्स की बात करें, जो एयरलाइंस कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो भी अभी पीछे हटे हुए हैं। वो जोखिम एक तरह से मान रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वर्तमान में एयरलाइंस के बिजनेस में अगर कोई भी पैसा लगाया जाएगा तो वो जोखिम से भरा हुआ है, क्योंकि मांग में कोई बड़ी वृद्धि वर्तमान में दिखती हुई नहीं प्रतीत हो रही है। तो अगर मांग नहीं बढ़ेगी तो प्रमोटर्स को अपनी अर्निंग कहां से आएगी। इसी के साथ बैंकों की बात करें तो बैंकों की भी यही स्थिति है, वो भी जोखिम भरा निवेश मान रही हैं वायु यातायात की जो कंपनीज हैं उनमें। तो वहां से भी किसी तरह की संभावना उतनी आसान नहीं है। इसी के साथ साथ अगर प्राइवेट और सरकार के निवेश की बात करें तो दोनों में ही संभावना उतनी अच्छी नहीं है। भारत सरकार की बात करें तो भारत सरकार को बहुत सारे क्षेत्रों में और खास तौर पे आम लोगों के जीवन स्तर को सामान्य बनाए रखने के लिए बड़े पैमाने पर खर्च करना पड़ रहा है। लोगों की जो सामान्य आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ण करने के लिए ज्यादा बड़े पैमाने पर खर्च किया जा रहा है। तो वायु यातायात को बराबर रखने के लिए सरकार की तरफ से कोई मदद आएगी, इसके बारे में अभी कोई सीधा बयान नहीं है। तो यहां से भी मदद की संभावना नहीं है। तो जब तक ये बड़ा निवेश हमारे वायुयान की कंपनियों में नहीं पहुंचेगा, कहीं ना कहीं हमारा जो वायु यातायात का जो पूरा बिजनेस है उसके कोलैप्स होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो ये अगर कोलैप्स होगा तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो भारत में तेजी से बढ़ रहा था। आप देखें, भारत सरकार की तरफ से एक योजना चल रही थी उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, जिसके माध्यम से जो एयरलाइंस का जो बिजनेस है उसको छोटे शहरों में एक्सपेंड किया जा रहा था। और धीरे धीरे कोशिश ये की जा रही थी कि मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग उसको वायु यातायात की तरफ लाया जाए। यानी जो एसी का एक तरह से रेलवे या अन्य साधन का जो उपयोग करा जाता है वो पैसेंजर्स को वायु यातायात में लाया जाए, तो उड़ान के माध्यम से इसे किया जा रहा था। तो ये सारे कार्यक्रम सरकार के जरूर संचालित हो रहे थे वायु यातायात को बढ़ाने के लिए। लेकिन वर्तमान में जो कोरोना वायरस का प्रभाव है इसने इस बिजनेस को काफी बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। अगर भारत के वायु यातायात के क्षेत्र में जो कंपनियां काम कर रही हैं उनको वर्तमान में समस्याओं के दौर से गुजरना पड़ रहा है, तो उसको हल करने के लिए कुछ उपाय भी हो सकते हैं। वर्तमान में कुछ कंपनियां उनको लागू भी कर रही हैं और भविष्य में भी कुछ उपाय अपनाए जा सकते हैं। तो पहला अगर हम देखें तो अगर पैसेंजर्स यात्रियों की कमी है तो माल ढुलाई यानी कार्गो के माध्यम से एक तरह से जो माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है उसके बिजनेस को वायुयान की जो कंपनियां हैं वो बड़े पैमाने पर आगे बढ़ा सकती हैं, तो वो उनको राजस्व का एक बड़ा हिस्सा दे सकता है। और कोविड-19 के समय जब लॉकडाउन की घोषणा की गई 25 मार्च के समय से, तो कंपनियों के द्वारा कार्गो के माध्यम से बड़ा राजस्व कमाया गया और वो अपना बड़ा हिस्सा इसमें कार्गो में उपयोग कर रहे हैं जितने भी विमान अलग अलग एयरलाइंस के पास हैं। तो माल ढुलाई के रूप में एक वैकल्पिक व्यवस्था कंपनी अभी कर सकती हैं। दूसरा अगर हम देखें तो कंपनियों को कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे विमानों का उपयोग किया जाए जहां पर ईंधन का उपयोग काफी एफिशिएंटली यानी फ्यूल एफिशिएंट जो इंजन है उनके एक तरह से विमान उपयोग किए जाएं। तो ऐसी स्थिति में ईंधन की खपत बचेगी और कहीं ना कहीं ये उनकी आमदनी को बढ़ाएगा और खर्चे को कम करेगा। अगर हम एयरबस की तरफ से बात करें तो दो विकल्प हैं, A320 NEO और A320 CEO। देखिए, NEO का मतलब होता है न्यू इंजन ऑप्शन और ये CEO की अगर हम बात करें तो करंट इंजन ऑप्शन। तो ये दो तरह के आपके नाम है, दोनों आप ध्यान रखें। NEO का मतलब न्यू इंजन ऑप्शन और CEO का मतलब करंट इंजन ऑप्शन। ईंधन की खपत को कम करने के लिए कंपनियां एयरबस का A320 CEO जहां पर खपत ज्यादा होती है उसकी जगह पर NEO यानी न्यू इंजन ऑप्शन A320 इसका ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। तो ये भी एक तरीका हो सकता है कि जहां पर फ्यूल एफिशिएंट है इंजन उन विमानों का उपयोग किया जाए। तो इससे भी एक तरह से ईंधन में जो लागत है वो घटती है और राजस्व को एक तरह से बढ़ाने में कंपनियों को मदद मिलेगी। अगर हम तीसरा यहाँ पर एक प्रमुख हिस्सा देखें तो स्थिर लागत। देखिए, स्थिर लागत का मतलब है कंपनियों को जो खर्चा लगातार करना ही होता है वो आमदनी करें या ना करें। तो इसमें अगर हम सबसे प्रमुख हिस्सा देखें तो जो कर्मचारी हैं जो इसमें काम कर रहे हैं
वो प्रमुख रूप से इसमें एक तरह से माना जाता है कि योगदान करते हैं उनकी स्थिर लागत में। तो अगर कंपनियों का बिजनेस कुछ यहाँ पर कमजोर हो रहा है तो कुछ कर्मचारियों को जिनकी अत्यधिक आवश्यकता नहीं है उनको हटाकर वो अपनी लागत को कम कर सकते हैं। तो ये भी विकल्प हो सकता है, लेकिन ये बड़े पैमाने पर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि लंबे समय अगर इसको बड़े पैमाने पर किया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो भी कर्मचारी हैं वो इसका विरोध करेंगे। लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में कुछ समय के लिए ये विकल्प भी अपनाया जा सकता है। अगर हम लंबी दूरी की उड़ानों की बात करें, जो विकल्प भारत की घरेलू विमान कंपनियों को मिल सकता है, तो भारत सरकार ने बहुत सारे देशों से इस तरह का एग्रीमेंट किया है। जैसे मान लीजिए अगर हम भारत की बात करें, एक तरफ इंडिया और दूसरी तरफ हम यूके ले लें, तो इंडिया और यूके का एग्रीमेंट इस तरह से हुआ है कि भारत की कुछ एयरलाइंस कंपनियों यात्रियों को यूके ले जाएंगी और यूके की कुछ एयरलाइंस की कंपनियां यात्रियों को भारत ला सकती हैं। तो ये बायलैटरल या द्विपक्षीय उड़ानों का एक समझौता है। तो इसमें होगा ये कि बीच में मध्यस्थ जो देश हैं वहां की एयरलाइंस इसमें भाग नहीं ले पाएंगी। जैसा अगर आप देखें, अगर दिल्ली से मान लीजिए लंदन की कोई फ्लाइट है तो सामान्यतः होता है ये कि खाड़ी के देश, जैसे अगर दुबई की बात करें या शारजाह की बात करें या अबू धाबी की बात करें, तो वहां की जो एयरलाइंस हैं वो इसमें एक तरह से पैसेंजर्स की बड़ी संख्या को ले लेती थी। लेकिन द्विपक्षीय समझौता किया गया है तो दिल्ली लंदन के बीच में एक तरह से समझौता हुआ है। तो लंबी दूरी की इस तरह की उड़ानें हैं, उन्हें भरने के लिए भारतीय एयरलाइंस जो है यहाँ पर काम कर रही हैं वो आगे आ सकती हैं, क्योंकि अब उन्हें खाड़ी देश की जो एयरलाइंस है उनसे कंपटीशन नहीं मिलेगा। क्योंकि इस तरह का द्विपक्षीय समझौता भारत ने कई देशों के साथ किया है, जहां दोनों देशों के बीच में सीधी लंबी उड़ानों को संचालित किया जाएगा जब तक कोविड-19 का प्रभाव वैश्विक स्तर पर रहता है। तो ये कह सकते हैं विकल्प है जिसका उपयोग भारत की घरेलू कंपनियां कर सकती हैं। अगर हम देखें यहाँ पर, तो विस्तार की बात करें और साथ साथ स्पाइस जेट, वो दोनों इस पर विचार कर रहे हैं कि लंबी दूरी की उड़ानों में वो अपना एक तरह से हाथ आजमाएं। तो ये करके भी वो अपने लाभ के एक तरह से स्थिति में आ सकते हैं या घाटे को कम करके संचालन की स्थिति को बनाए रख सकते हैं, क्योंकि स्थिति वर्तमान में ऐसी आ रही है कि एयरलाइंस अपने काम को संचालित भी नहीं कर पाएंगी भविष्य में। तो उसको दूर करने के लिए ये कुछ उपाय अपनाए जा सकते हैं। भारत में नागरिक उड्डयन क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और उड़ान के माध्यम से सरकार इसको निचले स्तर के शहरों तक भी ले जा रही है। लेकिन वर्तमान आपातकालीन स्थिति में यह क्षेत्र संकट की स्थिति में है। तो इन सुझावों को अपनाकर क्षेत्र अपने आप को सुरक्षित कर सकता है और लंबे समय के लिए अपने आप को तैयार कर सकता है। क्योंकि अगर कोई भी बिजनेस का क्षेत्र है, आपातकालीन स्थिति में वो कैसे कार्य करता है, इसके आधार पर दीर्घकालीन उसके जो कार्य हैं वो निर्धारित होते हैं। इसी हमारी चर्चा के आधार पर एक मेंस का क्वेश्चन आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। भारतीय विमानन क्षेत्र में कोविड-19 के कारण व्याप्त समस्याओं को बताएं। विमानन क्षेत्र में भारत में समस्याएं कोविड-19 के कारण तो प्रमुख रूप से जो मांग है उसकी कमी है और जोखिम एक तरह से इस व्यापार में मान लिया जा रहा है। तो इसके कारण बैंक या प्रमोटर है वो पैसा नहीं लगाना चाहते हैं। तो ये प्रमुख समस्याओं के रूप में आप गिना सकते हैं। और जहाँ तक हल की बात है, तो हल हमने जो 4 प्रमुख रूप से बताया कि कार्गो का उपयोग वो ज़्यादा कर सकते हैं अपने व्यापार को आगे लाने के लिए। इसी के साथ साथ लंबी दूरी की उड़ानों के लिए भारत सरकार के द्वारा विभिन्न देशों से जो समझौते किए गए हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्थिर लागत है, जैसे कर्मचारियों की छटनी, उसको कुछ निम्न पैमाने पर किया जा सकता है। और साथ साथ ऐसे इंजन का उपयोग करना या ऐसे विमान का उपयोग करना जो फ्यूल एफिशिएंट है, जहां पर ईंधन की जो खपत है वो काफी संतुलित रहती है। इस तरह के उपाय को करके भारत में जो विमानन क्षेत्र है उसको संरक्षित किया जा सकता है और भविष्य के लिए आपातकालीन स्थिति के लिए उसको तैयार किया जा सकता है। क्योंकि सामान्य स्थिति में तो कोई भी बिजनेस या कोई व्यापार संचालित हो जाता है, आपातकालीन दौर में वो कैसे कार्य करता है इसी आधार पर उसकी दीर्घकालीन जो सफलता है वो एक तरह सुनिश्चित होती है। तो ये आप लास्ट में एक निष्कर्ष के रूप में बता सकते हैं। अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, द सेंट्रलिटी ऑफ डेवोल्यूशन इन डेवलपमेंट। तो ये अगर हम टॉपिक देखें तो ये श्रीलंका में जो तमिल समस्या है या तमिल लोगों के जो अधिकार हैं उनको लेकर एक तरह से किस तरह से उनके राजनीतिक और आर्थिक जो अधिकार हैं उनका संरक्षण किया जाना चाहिए और तमिल लोगों के जो अधिकार हैं उनको संरक्षित करने में वहाँ की सरकार की तरफ से किस तरह से प्रयास हो सकते हैं या इस समस्या के लिए क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं भविष्य में। तो उसके ऊपर इस आर्टिकल में विचार किया गया है और उसी हिस्से को एक तरह से लेते हुए हम श्रीलंका में जो तमिल समस्या है उसके बारे में एक तरह से डिस्कशन करेंगे। श्रीलंका में जो तमिल समस्या है उसके लिए हम उसकी पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड को एक बार देखते हैं। तो श्रीलंका की अगर हम आज़ादी की बात करें तो 1948 में आज़ाद हुआ और उस समय सेलोन इसका नाम था।
आगे चलकर 1972 में नाम श्रीलंका हुआ और वहाँ की जो प्रमुख एक तरह से जनसंख्या का हिस्सा बनाते हैं सिंघली, उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा सिंघली है, वहाँ की आधिकारिक भाषा बना दी गई। और आप ध्यान रखें 2001 का जो सर्वेक्षण है वो ये कहता है कि सिंघली वहाँ की जनसंख्या में लगभग 82% बनाते हैं, तो यानी हम मेजॉरिटी कह सकते हैं सिंघली लोग हैं श्रीलंका में। और तमिल की बात करें तो ये 9.4% हिस्सा जनसंख्या का बनाते हैं। और तमिल ध्यान रखें कि अगर हम ये श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका का जो उत्तरी और जो पूर्वी इलाका है यानी नॉर्थ और जो ईस्ट भाग है वहां पर प्रमुख रूप से रहते हैं। और ब्रिटिश समय में तमिलनाडु के क्षेत्र यानी भारत के भागों से जो तमिल लोग हैं उन्हें प्लांटेशन या बागानों में कार्य करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया। और ब्रिटिश सरकार से श्रीलंका जब आज़ाद हुआ उसके बाद ये तमिल इन्हीं क्षेत्रों में रह गए। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये बाहर से आए हुए लोग हैं जो वहां पर एक लंबे समय से टिके रहे और आगे चलकर श्रीलंका के उन क्षेत्रों पर उन्होंने राजनीतिक और आर्थिक रूप से उनकी जो अधिकार है उनकी मांग एक तरह से करना प्रारंभ किया। और ये विवाद का प्रमुख बिंदु है, जो सिंघली हैं वो कहीं ना कहीं तमिल को मूल रूप से श्रीलंका के जो हिस्सा है उसको नहीं मानते हैं और इसी कारण से ये लंबे समय से विवाद बना रहा। तो तमिल के अधिकारों को लेकर 1976 में एक संगठन अस्तित्व में आया, एलटीटी, जिसे हम बोलते हैं लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। ईलम का मतलब एक स्वतंत्र तमिल देश की बात की गई। तो ये श्रीलंका से अलग एक ईलम या नए देश को बनाने की बात कर रहे थे जो तमिल होमलैंड कहलाता था। और इसमें अगर हम देखें तो प्रमुख रूप से वी प्रभाकरन इसका अध्यक्ष था। तो 76 में एलटीटी जब स्थापित हुआ तो इसके द्वारा आतंकवाद की बड़ी गतिविधियां नहीं की गई, लेकिन इसने आतंकवाद की ओर अपना रुख किया 1983 में, जब श्रीलंका की सेना पर एक बड़ा हमला किया गया। और उसी के रिटर्न में या उसके कह सकते हैं कि एक विपरीत प्रभाव ये हुआ कि सिंघली और जो तमिल लोग हैं उनके बीच में दंगे भड़के और माना जाता है कि लगभग 2500 के आसपास तमिल लोगों की मृत्यु हुई। और 1983 की ये जो घटनाएं हैं, तमिल के लोगों के साथ दंगे में उनकी मृत्यु होना और श्रीलंका की सेना पर एलटीटी का हमला, ये कहीं ना कहीं फ्लैश पॉइंट माना जाता है श्रीलंका में तमिल समस्या के लिए। और एलटीटी ने इसके बाद अपने आप को काफी उग्र रूप में आगे बढ़ाया। अगर आप देखें तो इसके जो सुसाइड बॉम्बर्स हैं, जो आत्मघाती दस्ता है, वो दुनिया में सबसे खतरनाक माने जाते थे। और उसी में अगर हम देखें तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या भी एलटीटी के लड़ाकों के द्वारा ही की गई। तो भारत एक तरह से पड़ोस में श्रीलंका के हैं और कहीं ना कहीं तमिल लोगों के जो अधिकार हैं उनको लेकर भारत में काफ़ी चिंताएं थी। खास तौर से जो तमिलनाडु राज्य में वहाँ पर जो जनसंख्या है वो इसको लेकर काफ़ी सेंसिटिव थी। तो इसी कारण से भारत सरकार की तरफ से एक हस्तक्षेप हुआ और सैन्य हस्तक्षेप, यानी हमने सेना के माध्यम से मदद की 1987 में, जिसे हम बोलते हैं इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, वो हमने श्रीलंका में भेजा। और वहां पर एक तरह से एलटीटी की जो कार्रवाई है उनको न्यूनतम करने में कुछ हद तक हमने सफलता पाई, लेकिन पूर्ण रूप में एलटीटी का जो हम आंदोलन है वो दबा नहीं पाए। और ध्यान रखें एलटीटी गुरिल्ला युद्ध नीति में कार्य करता है और कहीं ना कहीं एलटीटी की जो पूर्ण रूप से सफाया नहीं हुआ, इसी का परिणाम एक तरह से माना जाता है कि आगे चल के श्रीलंका की समस्याएं और विकट रूप में आई। तो सैन्य रूप में जब एलटीटी का बड़े रूप में सफाया हुआ तो उन्होंने एक तरह से बदले की कार्रवाई के रूप में भारत के खिलाफ आप कह सकते हैं या श्रीलंका की सरकार के खिलाफ आक्रामक कार्रवाइयों को बढ़ा दिया। तो 87 के बाद 90 में हमारी सेना वापस हो गई और 87 में जो सेना हमारी गई थी तो उसी समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति थे जयवर्धने, उनके बीच में श्रीलंका समझौता, भारत श्रीलंका अकॉर्ड, भारत श्रीलंका समझौता हस्ताक्षर किया गया। तो यह हस्ताक्षर हुआ 29 जुलाई 1987 को और श्रीलंका ने इसी समझौते के आधार पर 14 नवंबर 1987 को अपने संविधान में 13वां संशोधन किया। और 13वें संशोधन के माध्यम से जो भी राज्य थे यानी जो प्रोविंस थे श्रीलंका में, वहां पर एक तरह से परिषद यानी प्रोविंशियल काउंसिल बनाने की बात कही गई और एक तरह से जो केंद्र के अधिकार हैं उनको निचले स्तर तक विघटित करने या इसे आप विकेंद्रीकरण कह सकते हैं, वो करने का यहाँ पर एक तरह से समझौता किया गया। तो 13वें संविधान संशोधन जो श्रीलंका के संविधान में किया गया उसके माध्यम से शक्तियों का विकेंद्रीकरण करने का एक तरह से प्रयास किया गया। और इसी के साथ साथ आप ध्यान रखें, जैसे हमने पहले ही बताया कि 72 में सिंघली को वहां की आधिकारिक भाषा बना दिया गया था। तो 13वें संविधान संशोधन के बाद सिंघली के साथ साथ तमिल भी भाषा बनी श्रीलंका में और अंग्रेजी एक कह सकते हैं लिंक भाषा के रूप में एक्सेप्ट किया गया। तो ये 13वां जो संविधान है ये तमिल लोगों के अधिकारों के लिए काफी महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है और माना जाता है कि अगर 13वें संविधान संशोधन को श्रीलंका में पूर्ण रूप से लागू किया जाए तो जो भी शक्ति का
विकेंद्रीकरण या बंटवारा है वो निचले स्तर पर हो जाएगा और विभिन्न राज्यों को कुछ शक्तियां प्राप्त होंगी। और उसी कड़ी में जो तमिल एक तरह से इलाके हैं जो उत्तरी और पूर्वी श्रीलंका के भाग में हैं, उनको भी अधिकार प्राप्त हो पाएंगे। लेकिन ये जो 13वां संविधान संशोधन है ये पूर्ण रूप से श्रीलंका में कभी लागू नहीं हो पाया और इसी कारण से एलटीटी को एक तरह से मौका मिला कि वो अपनी आक्रामक कार्रवाइयों को बढ़ाता रहे। तो उसने अपनी आक्रामक कार्रवाइयों में बहुत ज्यादा कोई अंतर नहीं लाया। आगे चलकर जैसे जैसे उसकी आक्रामक कार्रवाइयां बढ़ रही थी, उसी कड़ी में श्रीलंका के जो विदेश मंत्री एक थे उनकी हत्या की गई, श्रीलंका के राष्ट्रपति प्रेमदासा उनकी हत्या उनके द्वारा की गई। तो हाई प्रोफाइल इस तरह के जो सुसाइड अटैक किए गए एलटीटी के द्वारा, कहीं ना कहीं इसने एक आतंकवादी वैश्विक संगठन के रूप में इसको स्थापित किया। अमेरिका ने भी इसको आतंकवादी संगठन का दर्जा दे दिया और आगे चलकर जब महिंदा राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति बने, उन्होंने एलटीटी का सफाया करने के लिए सैन्य कार्रवाई का पूर्ण रूप से सहारा लिया और इसी का असर था कि राजपक्षे के द्वारा सेना को पूर्ण रूप से जो अधिकार दिए गए थे उनके कारण मई 2009 में एलटीटी का पूर्ण रूप से सफाया हुआ। वी प्रभाकरन भी उस ऑपरेशन में मारे गए और माना जाता है कि एलटीटी के जो लड़ाके हैं पूर्ण रूप से उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। तो श्रीलंका में जो तमिल एक आक्रामक कार्रवाई थी वो पूर्ण रूप से खत्म हो गई और वार्ता और शांति के माध्यम से जो तमिल क्षेत्र है उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में श्रीलंका के, वहां पर शांति स्थापित करने के प्रयास एक तरह से किए गए। तमिल क्षेत्रों में एक तरह से प्रमुख राजनीतिक दल के रूप में टीएनए एक तरह से उभरा और उसने तमिल लोगों के आर्थिक और सामाजिक जो अधिकार हैं उनको संरक्षित करने के लिए एक तरह से कार्य करने का प्रयास किया। तो तमिल नेशनल अलायंस ये प्रमुख रूप से एक तरह से वहां पर कार्य कर रहा था। अगर हम वर्तमान श्रीलंका की संसद के जो चुनाव है उनके परिणाम देखें तो 225 सदस्यों में जो टीएनए उनकी संख्या बहुत तेजी से घटी है। 16 की जो संख्या टीएनए की थी वो घटकर रह गई है 10। तो वर्तमान में माना यह जा रहा है कि टीएनए तमिल नेशनल अलायंस जो उत्तरी और एक तरह से पूर्वी श्रीलंका में जो तमिल क्षेत्र है वहां पर अधिकारों को बनाने के लिए और संरक्षित करने के लिए कार्य कर रहा था, उसको एक तरह का झटका लगा। और वर्तमान में जो सरकार में एक तरह से पार्टी है एसएलपीपी, जिसके प्रधानमंत्री वर्तमान में महिंदा राजपक्षे हैं। एसएलपीपी मतलब आप ध्यान रखें श्रीलंका पोदुजना पेरामुना। तो एसएलपीपी जो वहां पर वर्तमान में सरकार संचालित कर रहा है उसने कहीं ना कहीं उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र वहां पर सीटों को बड़े पैमाने पर जीता है। तो माना यह जा रहा है कि जो राजपक्षे हैं उन्हें तमिल अधिकारों के खिलाफ माना जाता है। तो तमिल क्षेत्रों में अगर उनकी सफलता हुई है और तमिल लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने वाली जो पार्टी है टीएनए अगर वो कमजोर हुई है तो कहीं ना कहीं तमिल क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उनको अब ये भरोसा हो रहा है कि अगर यहाँ पर आर्थिक और सामाजिक विकास करना है तो वर्तमान स्थिति में जो सरकार है उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उनको समर्थन देना पड़ेगा, उनका विरोध करके ऐसा नहीं हो सकता है। जो भी अधिकार हमें लेने हैं वो वर्तमान सरकार से और वर्तमान संवैधानिक जो स्थिति है उसके अनुसार लेना होगा। तो ये कहीं ना कहीं इस चुनाव से निश्चित हुआ है। तो इसके आधार पर आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में श्रीलंका में जो तमिल समस्याएं हैं वो चाहे उनके आर्थिक सामाजिक पुनर्वास की बात करें, जो 2009 के बाद वहां पर बड़े पैमाने पर युद्ध हुआ एलटीटी और श्रीलंका की सेना के बीच में, तो वहां पर आवास की सुविधा है या पेयजल की सुविधा है या सड़क की सुविधा या परिवहन के अन्य साधन है उनको विकसित करने के लिए श्रीलंका सरकार की तरफ से ही प्रमुख रूप से कार्य किया जाएगा और बाहरी देशों से मदद के माध्यम से भी कार्य यहां पर हो सकता है। भारत के पक्ष से अगर हम देखें तो तमिलनाडु राज्य की जो घरेलू राजनीति है उसमें श्रीलंका के तमिल लोगों के अधिकार एक कोई बड़ा मुद्दा अब नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि भारत के लिए सीधे तौर पर हस्तक्षेप करने का कोई वर्तमान मौका यहां पर नहीं है। भारत सीधे तौर पर इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। हाँ, भारत के द्वारा आर्थिक विकास और अन्य प्रकार से मदद देकर वहां के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र जो तमिल इलाके हैं वहां पर विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो भारत सरकार श्रीलंका सरकार के साथ मिलकर विकास को एक तरह से आगे बढ़ाकर जो भी एक तरह से वहां पर अधिकारों की समस्या है तमिलों की उसको एक तरह से दूर करने का प्रयास अप्रत्यक्ष रूप में कर सकता है। और इसी कड़ी में देखें तो भारत सरकार की मदद से इन क्षेत्रों में यानी उत्तरी और पूर्वी इलाकों में लगभग 46,000 आवासों का निर्माण किया गया है और भारत सरकार इसमें और बढ़ोतरी करके लगभग माना जा रहा है कि इसमें 14,000 आवास और बनाए जाएंगे और यह संख्या बढ़कर 60,000 आवास होगी। तो आवास की सुविधा विकसित की जा रही है। जाफना और चेन्नई के बीच में, यानी जाफना अगर हम देखें तो तमिल क्षेत्रों में प्रमुख वहां का शहर है, तो जाफना और चेन्नई के बीच में जो सीधी उड़ानें हैं उनको एक तरह से प्रारंभ किया जा रहा है।
तो जाफना जो उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र में प्रमुख शहर है और तमिल प्रमुख क्षेत्र हैं, तो जाफना चेन्नई के बीच में जो परिवहन सुविधाएं विकसित हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र का जो परिवहन से कटाव था वो दूर होगा। तो अगर लोग अन्य क्षेत्रों में पहुंचेंगे और अन्य क्षेत्र के लोग यहां पर आएंगे, तो कहीं ना कहीं तमिल क्षेत्र जो अलग थलग पड़े हैं वो स्थिति खत्म होगी। तो तमिल लोगों का श्रीलंका की मुख्य धारा में मिलना भी आवश्यक है। तो इसके लिए भारत सरकार की तरफ से श्रीलंका सरकार के साथ मिलकर प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे प्रयास हैं जहां पर आर्थिक सामाजिक रूप में हम अगर तमिल क्षेत्रों का विकास कर पाए, उसमें श्रीलंका सरकार भी सहयोग करें और भारत सरकार के द्वारा भी आर्थिक रूप में या वहां पर आवास, पेयजल या परिवहन सुविधाओं को विकसित कर जो मदद दी जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं तमिल क्षेत्रों में जो अधिकारों की कमी महसूस होती है उसकी स्थिति को दूर किया जा सकता है। और यही एक मुख्य तरीका है, क्योंकि हथियार के माध्यम से यह संभव नहीं है और एलटीटी की विफलता इसको बता चुकी है। और तमिल क्षेत्रों में भी महिंदा राजपक्षे की जो एसएलपीपी पार्टी है उसकी सफलता बता रही है कि वहां के लोग वर्तमान सरकार के साथ में चलना चाहते हैं और तमिल लोगों के अधिकारों के लिए केवल तमिल पार्टियां ही आगे आए ऐसा आवश्यक नहीं है। तो आप कह सकते हैं एक नए तरह का परिवर्तन श्रीलंका में दिख रहा है और आने वाले समय में श्रीलंका के जो तमिल प्रमुख क्षेत्र हैं, उत्तरी और पूर्वी श्रीलंका के भाग, वहां पर अधिकारों को और ज्यादा दिया जाएगा और आर्थिक सामाजिक विकास के माध्यम से इस क्षेत्र का श्रीलंका की मुख्य धारा में जो जुड़ाव है वो और ज्यादा मजबूत किया जा सकेगा। इसी हमारे डिस्कशन के आधार पर एक क्वेश्चन आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। श्रीलंका में तमिल समस्या का हल वर्तमान स्थितियों में बिना बाहरी हस्तक्षेप के आर्थिक और सामाजिक विकास में छिपा है, चर्चा करें। तो देखिए, आप इसे बता सकते हैं कि समस्याएं क्या हैं। जब 2009 में वहां पर युद्ध समाप्त हुआ और एलटीटी पूरी तरह से वहां पर परास्त हुआ, तो कहीं ना कहीं निश्चित हो गया कि वहां की जो सरकार है, जो केंद्र में कार्य कर रही है श्रीलंका में, उसके द्वारा ही एक तरह से वहां पर कार्य किए जाएंगे। तो आर्थिक सामाजिक विकास के माध्यम से ही विकास हो सकता है। बाहरी हस्तक्षेप तो आप बता सकते हैं कि 1987 में भारत ने अपनी सैन्य मदद दी थी, लेकिन उसका कोई बहुत प्रभाव नहीं हुआ है। और दूसरे देश के आंतरिक मामलों में भारत हस्तक्षेप करना पसंद नहीं करता जब तक कि उस देश के द्वारा अपील न की जाए। तो ऐसी स्थिति में हम सीधे तौर पर कोई मदद नहीं दे रहे हैं, लेकिन आर्थिक और सामाजिक विकास में जैसे हमने आवास निर्माण किए हैं उसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। तो इसके माध्यम से हम उत्तरी और पूर्वी श्रीलंका के क्षेत्रों के विकास को आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे वहां के लोग अपने अधिकारों को वहां की केंद्र सरकार के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास करें, बजाय इसके कि हथियार या अन्य साधन का उपयोग करके। और वर्तमान चुनाव में जो राजनीतिक दल सत्ता में एसएलपीपी, उसकी सफलता को भी उदाहरण के रूप में आप बता सकते हैं कि तमिल लोग हैं वो वर्तमान श्रीलंका की जो मुख्य धारा की पार्टियां हैं उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, बजाय इसके कि तमिल लोगों के विकास के लिए कार्य करने वाली तमिल पार्टियां ही वहां पर कार्य करें, ऐसा नहीं है। तो ये नए तरह का परिवर्तन श्रीलंका में दिख रहा है। ये आने वाले समय में श्रीलंका में तमिल समस्या के एक स्थायी समाधान के लिए काफी मदद करेगा और जो भी आर्थिक सामाजिक वहां पर कमियां हैं उसको पूरा करके इस प्रक्रिया को काफी तेज किया जा सकता है। तो इस आधार पर अपने आंसर को आप लिखने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो समस्याएं जो भी रही हैं उनका हल करने के लिए जो उपाय हैं, इसमें आप 13वां संविधान संशोधन वो भी बता सकते हैं। तो उसको अगर वहां की सरकार पूर्ण रूप से लागू कर पाए तो लोगों को एक तरह से अगर विकेंद्रित करके शक्तियां मिलेंगी प्रशासन करने की, तो कहीं ना कहीं ये उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र में जो तमिल लोग हैं उनके बीच में श्रीलंका की जो केंद्र सरकार है उसके एक तरह से जो सहयोग है उसको बढ़ाने की भावना को आगे करेगा। तो ये भी आप एक तरह से बता सकते हैं। भारत का पक्ष भी यहाँ पर बता सकते हैं कि वर्तमान में भारत अप्रत्यक्ष रूप से श्रीलंका में तमिल समस्या को लेकर जो भी वहां पर उनके अधिकार कम है उनको पूर्ण रूप से देने के लिए श्रीलंका सरकार के साथ मिलकर कार्य करने का प्रयास कर रहा है। तो इस रूप में अपने आंसर को आप लिख सकते हैं। लास्ट में निष्कर्ष में आप बता सकते हैं कि श्रीलंका का भारत के लिए महत्व, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश है, हमारी समुद्री सीमा पर एक तरह से आता है, तमिलनाडु राज्य के काफी नजदीक है। तो अगर किसी भी तरह की उथल पुथल तमिल क्षेत्रों में होती है श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी भागों में, तो ये भारत के लिए एक तरह से असामान्य स्थिति हो जाती है। तो हमारी अपनी आंतरिक सुरक्षा के लिए तमिल क्षेत्रों में आर्थिक सामाजिक विकास मजबूत रहे और श्रीलंका में किसी तरह की ऐसी कोई समस्या ना आ पाए, ये हमारे अपने आंतरिक सुरक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और हिंद महासागर क्षेत्र में श्रीलंका की जो स्थिति है वो भारत के लिए काफी एक तरह से क्रिटिकल है। तो इस स्थिति में भी भारत श्रीलंका के साथ तमिल लोगों के जो हित हैं उनके संरक्षण के लिए कहीं ना कहीं साथ में खड़ा हुआ है। तो ये आने वाले समय में भारत श्रीलंका के संबंधों को भी मजबूत करेगा। तो ये निष्कर्ष के रूप में आप दे सकते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक पर आते हैं और ये टॉपिक कोविड-19 से संबंधित है कि कोविड-19 का जब से प्रभाव रहा है आप सभी इस चीज को महसूस करते होंगे। अगर इस बीच में आप कभी हॉस्पिटल में गए हैं कि हॉस्पिटल्स में परफॉर्म करने की जो कंडीशंस हैं वो बदल गई हैं।
आपको सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है। जो भी वहां पर कोविड-19 से प्रभावित मरीज हैं उनको आपको अलग रखना है। तो कहीं ना कहीं इस महामारी ने जो भी चिकित्सा केंद्र, हॉस्पिटल या नर्सिंग होम या जो भी इस तरह की संस्थाएं कार्य कर रही हैं उनके पूरे तंत्र में बड़ा परिवर्तन लाया है। तो इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको कुछ पॉइंट यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर कोविड-19 जैसी महामारी किसी भी देश में या वैश्विक स्थिति में बनी हुई है तो चिकित्सा जो केंद्र है, जो हॉस्पिटल्स है, नर्सिंग होम है, उनमें किस तरह के परिवर्तन करने की आवश्यकता है। चिकित्सा केंद्रों में कोविड-19 जैसी महामारी के समय कार्य करने के लिए जो परिवर्तन करने होंगे वो यहाँ पर हैं। इन परिवर्तनों को एक तरह से हम डिस्कस कर रहे हैं जिनका उपयोग करके इस महामारी जैसी स्थिति में भी चिकित्सा जो केंद्र हैं वो पूर्ण रूप से कार्य कर सकते हैं। चिकित्सा केंद्रों में जो प्रमुख परिवर्तन करने की आवश्यकता है, तो पहला अगर हम देखें कि जो भी रोगी से मिलने वाले हैं उनकी संख्या को एक तरह से नियंत्रित रखना। आप सभी जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी के परिवार से भर्ती है या बीमार है, अस्पताल में एडमिट है, तो उससे मिलने वालों की संख्या बढ़ जाती है, तो उसको नियंत्रित करने का उपाय एक तरह से करना होगा। दूसरा, अगर किसी भी अस्पताल में एंट्री और एग्जिट की बात करें तो वो लिमिटेड होते हैं, तो कोशिश ये करनी होगी कि जो एंट्री एग्जिट है वो मल्टीपल बनाए जाएं जिससे कि भीड़ को एक तरह से नियंत्रित किया जा सके। क्योंकि अगर एक से अधिक प्रवेश और निकास होंगे तो जो भीड़ है उसको हम कई जगह पर एक तरह से पहुंचा सकते हैं। तो इससे एक तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को भी फॉलो किया जा सकता है। तीसरा, कि जो भी लोग अस्पताल में पहुंच रहे हैं, देखना हमें यह होगा कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनको भर्ती करने की आवश्यकता है और कौन से हैं जिनको प्रिस्क्रिप्शन या दवा बताकर बाहर से एक तरह से भेजा जा सकता है। तो ऐसे लोगों को अलग करने की एक आवश्यकता है, तो ये अस्पतालों में सुविधाएं बनानी पड़ेंगी। चौथा, देखें कि जो भी रोगी अस्पताल के अंदर पहुंचे उन्हें छोटे समूह में यानी स्मॉल ग्रुप में भेजा जाए जिससे सोशल डिस्टेंसिंग जो जरूरी है वर्तमान में उसका फॉलो किया जा सके। जहां तक हैंड वॉश की बात है और टेम्परेचर चेक है, वो एंट्री के समय ही एक तरह से सुविधा जितनी भी अलग अलग एंट्री है वहां पर रहनी चाहिए। जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे नर्स हैं, डॉक्टर हैं या वार्ड बॉय हैं, उन सभी को सर्जिकल मास्क एक तरह से प्रयोग करना चाहिए जिससे कि कर्मचारियों के माध्यम से कोरोना वायरस का जो प्रसार है वो नियंत्रित किया जा सके। क्योंकि बहुत सारे अस्पतालों में इस तरह के केस हुए हैं कि लोग कोविड-19 से प्रभावित नहीं हैं, किसी सामान्य बीमारी के लिए वो अस्पताल में गए और वो कोविड-19 से ग्रसित हो गए। तो ये कहीं ना कहीं अस्पतालों की एक तरह से जो स्थिति है उस पर भी निर्भर करता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि अस्पताल में जो भी कर्मचारी हैं वो सर्जिकल मास्क की तरह से प्रयोग करें जिससे उनके कारण अन्य लोग कोविड-19 के प्रभाव में ना आ पाए। एक सातवां, सोशल डिस्टेंसिंग और जो सरफेस है उसको टच ना करने के लिए ऑटोमेटिक गेट एक तरह से बनाने चाहिए। यानी आप जैसे ही गेट के पास पहुंचे, गेट ऑटोमेटिक आपका खुले और बंद हो। तो इस तरह की सुविधाएं अगर अस्पतालों में होंगी तो ये भी अलग अलग सरफेस को टच करने की जो एक गतिविधि होती है उसको रोका जा सकता है। तो ये भी कोविड-19 के प्रसार में एक तरह से उसे रोकने में मदद करेगा। और एक सार्वजनिक घोषणा यानी पब्लिक अनाउंसमेंट का सिस्टम हॉस्पिटल में रहना चाहिए। यानी किसी भी काम के लिए आपको कहाँ जाना है, कहाँ आपको नहीं इकट्ठा होना है या किस जगह हैंड वॉश करना है, तो ये सारी सुविधाएं जो भी हैं अस्पताल में वो सार्वजनिक यानी एक पब्लिक अनाउंसमेंट के माध्यम से घोषणा करनी चाहिए जिससे कि लोगों को इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती रहे। आगे अन्य उपाय अगर हम देखें तो जो भी बीमार व्यक्ति है उसका जो भी एक तरह से रिकॉर्ड है या जो हिस्ट्री का पार्ट है उसकी बीमारी का, उसके संबंध में जो भी डिटेल है वो फोन पर एक तरह से डॉक्टर से कंसल्ट कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर और मरीज के बीच में इंटरेक्शन है वो न्यूनतम किया जा सकता है या कम समय के लिए किया जा सकता है। तो ये भी एक तरह से किया जा सकता है कि जो बीमार है वो डॉक्टर से फोन के माध्यम से कंसल्ट करें बजाय इसके कि वो सीधे आकर डॉक्टर के पास विजिट करें। तो ये भी एक तरीका अपनाया जा सकता है अगर हम अस्पतालों में कोविड-19 के समय स्थितियों के अनुसार कार्य करने की बात करें। अस्पतालों में जो सीटिंग सिस्टम है उसको फिक्स रखना चाहिए। यानी सीट जैसे इस तरह से बनी हुई है और मान लीजिए यहाँ पर आपका है तो ये फिक्स रहनी चाहिए, यानी इसको मूव ना किया जा सके। क्योंकि अगर मूवेबल होती है, इसको आप कहीं ले जा सकते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो सकती है। तो सोशल डिस्टेंसिंग की जैसा एक सरकार के द्वारा बताया गया है उतने डिस्टेंस के अनुसार आप सीटिंग का एक फिक्स अरेंजमेंट रखें जिसमें लोग परिवर्तन ना कर सकें। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग को एक तरह से फॉलो करने में मदद करेगा। इसी तरह से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो सिस्टम वो बढ़ाना चाहिए, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की जो बातें हैं और ऑनलाइन माध्यम से प्रिस्क्रिप्शन या और चीज़ें जो न्यूनतम स्तर पर की जा सकती हैं या किसी वेबिनार के माध्यम से या किसी
आपके जूम कॉल के माध्यम से या गूगल कॉल, तो इस तरह की जो सुविधाएं हैं उनके माध्यम से भी एक तरह से जो हमारा चिकित्सीय तंत्र है वो मरीजों तक पहुंच सकता है। तो इससे भी एक तरह से जो मरीज और जो डॉक्टर है उनकी जो मिलने का जो समय सीमा है उसको घटाया जा सकता है। तो ये भी कोविड-19 के प्रभाव को रोकने में मदद करेगा। इसी के साथ साथ टेलीमेडिसिन, जैसे हमने ऊपर जिक्र किया फोन के माध्यम से, तो टेलीमेडिसिन का उपयोग बढ़ना चाहिए। इसी के साथ साथ जो प्राथमिक चिकित्सा है यानी प्राइमरी स्तर पर जो भी सुविधाएं एक तरह से दी जा रही है लोगों को, जैसे मान लीजिए सामान्य खांसी या बुखार है, तो ऐसी स्थिति में जो भी चिकित्सा की सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए वो आसानी से उपलब्ध हो पाएं। तो इसको अगर आप मजबूत करेंगे तो अस्पतालों में बिना वजह की जो भीड़ है वो नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अगर ऐसी सुविधाएं आसपास नहीं है तो लोग बड़े अस्पतालों में या अस्पतालों में सीधे पहुंचते हैं, तो वहां पर जो पहुंचने वाली भीड़ है उसको नियंत्रित किया जा सकता है। तो इसके लिए आवश्यक है कि प्राथमिक चिकित्सा का जो तंत्र है उसे मजबूत करना सरकार के लिए आवश्यक है। मोबाइल एक तरह से जो मेडिसिन सुविधाएं हैं उनको एक तरह से उपलब्ध कराना, क्योंकि बहुत सारे मरीज हैं जिनका प्रिस्क्रिप्शन कई महीनों के लिए चलता है, तो वो दवाओं के लिए भी एक तरह से उसे यूज़ करना है या नहीं करना है, इसके मामले में एक तरह से कभी कभी कंसल्ट करने के लिए अस्पतालों में पहुंचते हैं। तो उसके लिए मोबाइल एक तरह से जो सिस्टम है वो हॉस्पिटल्स को बनाना चाहिए, जो उनके रजिस्टर्ड मरीज हैं उनके पास एक तरह से पहुँच उनकी प्रिस्क्रिप्शन की जो दवाएँ हैं उसमें जब परिवर्तन होने हैं उसके बारे में सूचना उपलब्ध करा सकें। तो ये भी कार्य एक तरह से किया जा सकता है। तो ये सब कुछ ऐसे उपाय हैं 12-13। तो ये कुछ प्रमुख उपाय हैं जिनके माध्यम से कोविड-19 के समय विभिन्न अस्पताल या चिकित्सा केंद्र वो सफलतापूर्वक कार्य कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर सकते हैं और कोविड-19 के प्रभाव को भी न्यूनतम स्तर पर रखकर अपने कार्य को उच्चतम स्तर पर स्थापित कर सकते हैं। हमने जो डिस्कशन में 12-13 पॉइंट बताए हैं उन्हीं को एक तरह से यूज करना है इस आंसर में। कोविड-19 के प्रभाव में चिकित्सा केंद्रों के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक उपायों की विस्तृत चर्चा करें। तो इनको आप अलग अलग पैराग्राफ के माध्यम से बता सकते हैं, जो अभी हमने डिस्कस किए हैं कि किस तरह से चिकित्सा केंद्रों में परिवर्तन करके कोविड-19 के समय उनका सफलतापूर्वक संचालन किया जा सकता है। हम अपनी अगली न्यूज पर आते हैं और ये एक तरह से न्यायालय की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के एक केस से संबंधित है और ये काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि प्रसिद्ध वकील प्रशांत भूषण के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक तरह से स्वयं संज्ञान लेते हुए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक केस फाइल किया गया है और उसके संबंध में जो सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय लिया है कि प्रशांत भूषण को इसके लिए गिल्टी पाया गया या उनको दोषी माना गया है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या न्यायालय की अवमानना संबंधित जो मुद्दे हैं वो फिर से एक तरह से चर्चा में आ गए हैं इस प्रशांत भूषण के नए केस के बाद। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि भारत में न्यायालय की अवमानना के संबंध में संवैधानिक और वैधानिक व्यवस्थाएं क्या हैं और इस पर क्या लिमिटेशन हो सकती है, क्योंकि माना जाता है कि जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात होती है तो कहीं ना कहीं हमारी जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो हमारे संविधान में आर्टिकल 19 हमें देता है उसका हनन होता है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं और देखते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए प्रोविजन क्या क्या है और किस तरह से इसको न्यायालय की एक तरह से जो सीमा है उसके अंदर रखा जा सके और संवैधानिक रूप में जो लोगों को मूलाधिकार मिले उनका हनन भी एक तरह से रोका जा सके। जब हम न्यायालय की अवमानना की बात करते हैं तो इसका सिंपल सा मतलब है कि किसी के द्वारा कोई ऐसा बात कहना या कोई ऐसा लेख लिखना जिसके माध्यम से एक लक्ष्य करके गैर आवश्यक रूप से न्यायालय की निंदा की जा रही है, उसके किसी आदेश की निंदा की जा रही है और उसकी गरिमा को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि ध्यान रखें, जो हमारा न्यायपालिका है वो संविधान का एक संरक्षक के रूप में स्थापित है। हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें या राज्यों के स्तर पर जो हाई कोर्ट की बात करें, तो अगर आप न्यायालय की गरिमा को गिराते हैं तो कहीं ना कहीं न्यायालय का जो एक मूल्य है वो लोगों की नज़र में कमजोर होता है और ये कहीं ना कहीं संविधान की स्थिति को कमजोर करता है। तो इसीलिए संविधान एक तरह से और कुछ वैधानिक ऐसे कानून है जो न्यायालय को उसकी अवमानना करने पर एक तरह से कार्रवाई करने के अधिकार देते हैं। अगर न्यायालय की अवमानना की अगर हम परंपरा की बात करें तो ब्रिटिश परंपरा का यह हिस्सा है जिससे जो न्यायपालिका है उसको संरक्षित किया जा सके। आज़ादी से पहले आप देखें तो कुछ हाई कोर्ट्स में और कुछ जो देसी रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट, वहाँ के जो न्यायालय थे उनमें इस तरह से न्यायालय की अवमानना के अधिकार उनको मिले हुए थे। यानी उनके खिलाफ अगर कोई निंदा या अन्य तरह का कार्य किया जाता था जो उनकी गरिमा को गिराता था तो उनके खिलाफ अवमानना का केस चलाया जा सकता था। अगर हम संवैधानिक स्थिति की बात करें तो अगर हम सुप्रीम कोर्ट के लिए देखें तो हमारा आर्टिकल संविधान का 129 उसके द्वारा उसे न्यायालय की अवमानना अगर होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के संवैधानिक अधिकार हैं। और अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो यही अधिकार उसको संविधान के अनुच्छेद 215 के द्वारा प्राप्त होते हैं।
संवैधानिक जो अनुच्छेदों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अधिकार दिए गए हैं न्यायालय की अवमानना के संबंध में, तो उसी को कानूनी रूप में 1971 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट एक तरह से लाकर एक वैधानिक दर्जा दिया गया। इस एक्ट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एक तरह से अपने खिलाफ अवमानना के जो केस हैं उनको एक तरह से सुनता है। यहाँ पर आप ध्यान रखें कि 1971 का जो हमारा एक्ट है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, इसमें 2006 में एक संशोधन किया गया और इसमें दो शब्द डाले गए। यहाँ पर एक शब्द है ट्रुथ और दूसरा गुड फेथ, यानी सत्य और सही भावना। न्यायालय के किसी आदेश की कोई इंटरप्रिटेशन दे रहा है, कोई विवेचना कर रहा है या कोई एक्सप्लेनेशन उसका अलग तरीके से दे रहा है और वो सत्य को एक तरह से बताने के लिए किया जा रहा है या सही भावना में किया जा रहा है, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है तो अवमानना का केस नहीं बनता है। तो 2006 में ये दो शब्द और डाल दिए गए इसमें, ट्रुथ और गुड फेथ। जहां तक हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 की बात करें तो ये दो आधार पर किया जा सकता है, एक तो सिविल यानी दीवानी आधार पर और दूसरा क्रिमिनल यानी आपराधिक। दोनों मामलों में केस यहाँ पर संचालित किए जा सकते हैं। अगर हम सिविल या दीवानी की मामलों की बात करें तो न्यायालय की अवमानना का केस बनता है, यानी अगर आप कोर्ट के किसी आदेश को नहीं मानते हैं या कोर्ट में आपने कोई शपथ पत्र, कोई अंडरटेकिंग दिया है और उसका आप उल्लंघन करते हैं, तो ये दो मामलों में दीवानी का केस आप पर बन सकता है। और आपराधिक क्रिमिनल मामला आप पर बन सकता है न्यायालय की अवमानना का, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, यदि आपने कोई विवादित बयान दिया है जिसके माध्यम से आप एक तरह से जो कोर्ट का पूरा माहौल है या कोर्ट के जो आदेश हैं उसको स्कैंडल के रूप में एक तरह से आगे बढ़ा रहे हैं और न्यायाधीश पर कोई व्यक्तिगत आपने टिप्पणी या बयान दिया है, जैसा माना जा रहा है कि प्रशांत भूषण के द्वारा किया गया है, वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश है भारत के उनके खिलाफ और पूर्व के जो मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं उनके खिलाफ, तो ये एक तरह से कह सकते हैं क्रिमिनल मामले आपराधिक रूप में मामले पर बन जाता है। दूसरा देखें कि कोई न्यायिक प्रक्रिया है, यानी कोर्ट के द्वारा कोई आदेश दिया गया है और उसकी प्रक्रिया में अगर कोई बाधा डालने का प्रयास कर रहा है अपने किसी लेख से, कोई बयान के माध्यम से, तो वो एक तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ जाता है। और कोई निर्णय आ चुका है और उसको सरकारें लागू कर रही हैं और उसके लागू करने में बाधा के रूप में अगर कोई कार्य कर रहा है तो वो भी एक तरह से आपराधिक मामले के रूप में लिया जाता है। तो ये तीन प्रमुख हिस्से हैं जो आपराधिक मामलों को एक तरह से बनाते हैं। वर्तमान अगर हम प्रशांत भूषण के केस में ध्यान रखें, न्यायाधीश के खिलाफ जो व्यक्तिगत टिप्पणी की गई है उसको एक तरह से विवादित रूप में माना गया है। अगर इस तरह का कोई केस सिद्ध हो जाता है तो 6 महीने की जेल अधिकतम होती है और 2000 रुपए का जो फाइन है वो एक तरह से कोर्ट लगा सकती है। तो दो कह सकते हैं जुर्माना या जो जेल का प्रावधान है वो इसमें रखा गया है अगर अवमानना का केस आपके ऊपर सिद्ध हो जाता है। इस बात को आप अच्छी तरह से ध्यान रखें कि न्यायालय का अगर कोई आदेश है उसका आप अगर कोई न्यायोचित रूप में आप किसी तरह की विवेचना कर रहे हैं, कोई वर्णन कर रहे हैं, तो वो प्रतिबंधित नहीं है। मान लीजिए कोई आदेश है और उसमें आपको लगता है कुछ कमी है, क्या क्या और सुधार हो सकते हैं, इसके बारे में अगर आप कोई एनालिसिस करते हैं तो वो गलत नहीं है। लेकिन आदेश को पूर्णतः मना कर देना और ये कहना है कि न्यायालय ने पक्षपात रूप में कोई निर्णय दिया है या न्यायालय ने किसी एक पक्ष का साथ दिया है, तो इस तरह का बयान कहीं ना कहीं न्यायालय की गरिमा को गिराता है। तो आप किसी भी न्यायालय के आदेश की समीक्षा एक तरह से कर सकते हैं और वो एक न्यायोचित दायरे में अगर रहती है तो उसके खिलाफ किसी तरह का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस नहीं बनता है। लेकिन अगर जो हमने सिविल यानी दीवानी और आपराधिक मामलों में जो केसेस देखे उनका अगर कहीं पर मामला बन जाता है तो वो एक तरह से न्यायालय की अवमानना के केस के रूप में माना जाता है। अब जहां तक प्रशांत भूषण के अगर हम केस की बात करें तो प्रशांत भूषण का जो पूरा केस है वो दो उनके ट्वीट पर आधारित है। अगर हम प्रशांत भूषण के केस की बात करें तो पहले ट्वीट में उन्होंने ये बोला था कि वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो 50 लाख की एक बाइक पर चलते हैं और एक तरह से ना तो उन्होंने मास्क लगाया था ना हेलमेट लगाया था और न्यायालय की कार्यवाही नहीं करके कहीं ना कहीं लोगों के जो अधिकार है उनसे उनको वंचित किया जा रहा है। तो ये एक आरोप पहले ट्वीट में लगाया गया था। और दूसरे ट्वीट में उन्होंने आरोप लगाया था कि पिछले 6 साल में जो भारत में लोकतंत्र की स्थिति है और साथ साथ 4 जो अंतिम मुख्य न्यायाधीश हैं उनके जो कार्य हैं उनके ऊपर उन्होंने एक तरह से विशेष रूप से टिप्पणी करी थी। तो वर्तमान जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं और पूर्व के 4 मुख्य न्यायाधीश और पिछले 6 वर्षों की जो लोकतांत्रिक स्थिति है भारत में, इसके ऊपर 2 ट्वीट के माध्यम से उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए। इन्हीं ट्वीट को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्वयं संज्ञान लिया गया, यानी सुयो मोटो एक केस लिया गया है जिसके मामले में प्रशांत भूषण को गिल्टी पाया गया है। अगर हम 19(1)(a) भारतीय संविधान के आर्टिकल की बात करें तो ये मूल अधिकार का हिस्सा है जो हमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। तो अगर अवमानना के इस तरह से केस बनते हैं तो ये वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करते हैं।
अगर अवमानना के न्यायालय के केस बनते हैं तो अगर ये कहा जाए कि ये वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्पीच और एक्सप्रेशन की हमें जो फ्रीडम है उसको कहीं ना कहीं बाधित करता है, तो ये पूर्ण रूप से सही स्टेटमेंट नहीं है। क्योंकि अभी हमने बात करी कि न्यायालय के किसी भी आदेश की आप न्यायोचित समीक्षा कर सकते हैं, एक सीमित दायरे के अंदर उसकी समीक्षा की जा सकती है। तो न्यायालय की गरिमा को बिना गिराए आप कोई भी समीक्षा करते हैं तो वो अनुच्छेद 19(1)(a) में आपको पूर्ण रूप से उसकी गारंटी दी जाती है, उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन अगर आप न्यायालय की गरिमा को गिराएंगे तो हमारे संविधान का संरक्षक हमारी न्यायपालिका है, तो अगर संरक्षक को आप कमजोर करेंगे तो पूरी संवैधानिक व्यवस्था ही कमजोर हो सकती है। तो उस आईने में अगर आप देखें तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय की जो अवमानना का अधिकार मिला हुआ है हमारे न्यायालय को, ये एक तरह से न्यायोचित प्रतीत होता है और ये सही है। इस तरह के अधिकारों के माध्यम से लोगों के द्वारा न्यायपालिका के खिलाफ जो भी बात कही जाती है उसको नियंत्रित किया जा सकता है। अगर न्यायालय के किसी आदेश के आपके खिलाफ लगता है कि वो गलत है या कोई न्यायाधीश गलत कार्य कर रहा है तो उसके खिलाफ एक तरह से आप पीआईएल दायर कर सकते हैं या अन्य तरह का कोर्ट में केस ला सकते हैं। तो ये सुनवाई अन्य माध्यम से की जा सकती है। आप केवल बिना सबूतों के अगर एक सीधा स्टेटमेंट दे देते हैं कि न्यायपालिका में कोई व्यक्ति भ्रष्ट है या कोई न्यायाधीश भ्रष्ट है तो ये कहीं ना कहीं न्यायपालिका की गरिमा को गिराता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं अवमानना के जो भी केस बनते हैं उनकी एक तरह से जो समीक्षा है वो न्यायालय को स्वयं करनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि किस लिमिट तक लोगों को अधिकार दिए जाएं कि वो न्यायालय के आदेशों को एक तरह से चैलेंज कर सके या उनकी समीक्षा कर सकें। हम देखें जो 2006 में संशोधन लाया गया था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में, उसमें यही कहा गया था कि अगर कोई ट्रुथ है, कोई सत्य बात है या कोई गुड फेथ में अच्छी भावना के द्वारा कोई बात कही जा रही है न्यायालय के किसी आदेश के लिए तो उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, उसको एक तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये गलत नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि वर्तमान स्थिति में जो भी न्यायालय को अधिकार प्राप्त हैं उनका उपयोग एक लिमिट तक रहकर अगर वो करता है तो इससे न्यायालय की जो गरिमा वो बनी रहती है और अनुच्छेद 19(1)(a) के माध्यम से लोगों को जो अधिकार मिले हुए हैं वो भी एक तरह से संरक्षित रह सकते हैं। तो दोनों का बैलेंस एक तरह से स्थापित करना यह न्यायपालिका का कार्य है, क्योंकि न्यायपालिका हमारे संविधान के संरक्षक के रूप में एक तरह से नियुक्त है। इसी आधार पर मेंस का आप क्वेश्चन एक लिखने का प्रयास कीजिएगा। भारत में न्यायपालिका की अवमानना संबंधी मामलों में निर्णय देते समय वाक तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों को संरक्षित रखना भी आवश्यक है। इस क्वेश्चन को लिखते समय आप बता सकते हैं कि न्यायालय की अवमानना होती क्या है, या इसमें दो हिस्से जो बनते हैं यानी संवैधानिक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जो अधिकार है, उसके बाद 1971 का कानून क्या है, उसमें सिविल और जो आपराधिक मामले हैं उन दोनों को आप बता सकते हैं और फिर लास्ट में आप बता सकते हैं कि 2006 में जो संशोधन दिया गया कि ट्रुथ और गुड फेथ के आधार पर आप किसी जजमेंट की समीक्षा कर सकते हैं। तो ये वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रदान करता है। आप निष्कर्ष में कह सकते हैं कि अगर न्यायालय की गरिमा को स्थापित नहीं रखा जाएगा तो जो न्यायपालिका है जो संविधान के संरक्षक के रूप में उसकी स्थिति कमजोर हो सकती है। तो ये निष्कर्ष आप दे सकते हैं। तो आप 2006 में जो ट्रुथ और गुड फेथ को डाला गया था, सत्य और सही भावना, उसको आप बता सकते हैं कि इसके माध्यम से वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को भी संरक्षित किया गया है। यानी आप एक नियमित दायरे के अंदर रहकर अपनी बातों को कह सकते हैं और न्यायपालिका के कोई भी निर्णय उसकी समीक्षा कर सकते हैं। लेकिन सीधे आरोप लगाना भ्रष्टाचार के या अन्य ऐसे आरोप जिनका आपके पास कोई सबूत नहीं है और अगर है तो आप उसके लिए कोर्ट में केस करें, तो आप स्कैंडल के रूप में न्यायपालिका को आगे ना बढ़ाएं। तो इसको रोकने के लिए एक तरह से अवमानना का जो एक अधिकार है वो न्यायपालिका को दिया गया है। तो इसको सही रूप में आप लास्ट में निष्कर्ष में एक तरह से लास्ट में बता सकते हैं। अब हमारे आगे के टॉपिक कुछ प्रीलिम्स के बेस पर हैं। जैसे हम पहला देखें तो यूएसए में जो फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है एफडीए, जो वहाँ पर खाद्य या दवाओं के संबंध में जो भी अनुसंधान होते हैं उनको अनुमति देता है, तो उसके द्वारा एक नया रैपिड टेस्ट उसको मंजूरी दी गई है और ये रैपिड टेस्ट कहलाएगा सैलिवा डायरेक्ट टेस्ट। देखिए अभी तक क्या था कि कोविड-19 से अगर कोई प्रभावित व्यक्ति है तो उसका जो सैंपल है वो एक तरह से नाक का जो स्वैब होता है उसमें से लिया जाता था, तो वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं बहुत सटीक नहीं माना जाता था। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की नाक में से अगर कोई सैंपल लिया जा रहा है तो उस समय उसको छींक आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में जो कोरोना वायरस के जो प्रभाव है जो व्यक्ति उसका सैंपल ले रहा है उस पर भी जा सकता है। तो अगर मुंह के माध्यम से यानी मुख से जो सैलिवा हमारे मुंह में बनता है वहां से अगर सैंपल लिया जाएगा तो वो सुरक्षित एक तरह से माना गया है।
मुंह से जो सैलिवा लिया जाता है और उसके माध्यम से जो टेस्ट किया जाता है तो उसकी जो सेंसिटिविटी है वो 88 से 94%, यानी एवरेज अगर आप लें तो लगभग 93% तक मानी गई है। तो यानी यहां से जब सैंपल लिया जाएगा मुंह से तो वो कहीं ना कहीं टेस्ट ज्यादा सही देता है या परिणाम सही आते हैं। और माना जाता है कि सैलिवा का जो सैंपल लिया जाएगा मुंह से, अगर उसमें वायरस 6 से 12 भी होते हैं प्रति माइक्रोलीटर, यानी 1 माइक्रोलीटर में 6 से 12 वायरस की कॉपी भी है, तो उसको भी टेस्ट के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। लेकिन ऐसा अगर नाक से सैंपल जो लिया जाता उसमें आसानी से नहीं मिल पाता था। तो ये कुछ माना जाता है कि एक नए तरह का परिवर्तन है जो सैंपल लेने में, इससे टेस्टिंग फास्ट होगी और सैंपल लेने वाले जो लोग हैं उनको भी सुरक्षित किया जा सकेगा। तो ये एक तरह से अमेरिका की जो एफडीए है उसने मंजूरी दे दी है। और इसको डेवलप करने की अगर हम बात करें तो येल स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ और नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन एनबीए उनके द्वारा मिलकर एक तरह से डेवलप किया गया था। तो खास तौर पर यह टेस्ट बनाया इसलिए गया कि एनबीए के जो बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं उनको एक तरह से टेस्टिंग करने के लिए इसको डेवलप किया जा रहा था। इस टेस्ट को सार्वजनिक रूप से यूएस के एफडीए ने मंजूरी दे दी है, तो जल्दी ये अमेरिका में और बाहर के देशों में भी एक तरह से लागू हो सकता है। तो इसके माध्यम से परिणाम तेजी से आएंगे और जो सैंपल इकट्ठा करेंगे वो भी एक तरह से सुरक्षित हो सकते हैं। इसी आधार पर हमारा एक क्वेश्चन है, सैलिवा डायरेक्ट टेस्ट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इस टेस्ट को कोविड-19 में सबसे सुरक्षित तथा तेज परीक्षण के रूप में यूएस एफडीए ने मान्यता प्रदान की है। तो सही स्टेटमेंट है। इसमें सैंपल को मुख से एकत्रित किया जाता है, सही स्टेटमेंट। तीसरा, इस टेस्ट की सक्रियता 93% तक सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर है आपका डी। नेक्स्ट हम उस पर आते हैं। तो ये कोविड-19 के प्रभाव के कारण कोलकाता और दार्जिलिंग में जो चिड़ियाघर हैं उनको ऑनलाइन माध्यम से एक तरह से देखने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। हमारा जो क्वेश्चन है वो हाई एल्टीट्यूड पर जो जू स्थित है, यानी अधिक ऊंचाई पर जो चिड़ियाघर स्थित है या जूलॉजिकल पार्क स्थित है, उनसे संबंधित है। इसमें से एक आप देखें, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, ये दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसी आधार पर एक क्वेश्चन आप देखें, निम्न कथनों पर विचार करें। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क सिक्किम में स्थित है। अभी हमने देखा कहां पर है, दार्जिलिंग में पश्चिम बंगाल, तो गलत है। दूसरा, गोविंद वल्लभ पंत हाई एल्टीट्यूड जू दार्जिलिंग में स्थित है। तो ये ध्यान रखें, उत्तराखंड में नैनीताल में स्थित है, ये दार्जिलिंग में नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। और तीसरा, हिमालयन जूलॉजिकल पार्क शिमला में स्थित है। ये जूलॉजिकल पार्क सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक के पास स्थित है, तो ये सिक्किम में, न कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में, तो ये तीसरा भी गलत है। तो पद्मजा नायडू कहां पर हो गया, दार्जिलिंग। गोविंद वल्लभ पंत आपका कहां पर हो गया, नैनीताल उत्तराखंड। और हिमालयन जूलॉजिकल पार्क की अगर हम बात करें तो सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक के पास। तो तीनों स्टेटमेंट यहां पर एक तरह से गलत हैं, तो इसीलिए आपका आंसर है डी, कोई भी नहीं। ये न्यूज अगर हम देखें तो बीएसएफ के द्वारा पाकिस्तान के जो 4 मछली पकड़ने की नौकाएं उनको जब्त करने से संबंधित है। तो हम यहाँ पर जो कच्छ क्षेत्र है गुजरात का, उसके संबंध में आपको प्री का यहाँ पर क्वेश्चन दे रहे हैं। तो कच्छ की अगर हम बात करें तो ग्रेट रन और साथ में लिटिल रन, तो ये आपके सॉल्ट प्लेन या नमक के मैदान के रूप में विस्तृत है। कच्छ के संबंध में हमने एक यहाँ पर आपका प्री का क्वेश्चन लिया है। कच्छ के रन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। कच्छ का रन भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। भारत में ध्यान रखें 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, यानी जिन्हें हम बोलते हैं आपका जैव मंडल। और ये यूनेस्को का जब मैन एंड बायोस्फीयर एमएबी प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत है। सबसे बड़ा कच्छ का रण, और ध्यान रखें सबसे छोटा डिब्रू सैखोवा, जो कहां पर स्थित है, असम में। और सबसे पहले नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत के द्वारा स्थापित किया गया था। 18 में ध्यान रखें 11 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो वर्तमान में यूनेस्को के द्वारा सीधे संरक्षित है, जिसमें कंचनजंगा सबसे लास्ट में शामिल किया गया। तो ये भारत में बायोस्फीयर रिजर्व के संबंध में आप ध्यान रखें। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन सा हो गया, पहला। दूसरा, यह जंगली गधों का संरक्षित क्षेत्र, यानी वाइल्ड एस की जो प्रमुख प्रजाति वैश्विक स्तर पर संरक्षित की जाती है उसका एक प्रमुख केंद्र कहां पर है, गुजरात के कच्छ के रण में। जंगली गधों से संबंधित जो अभ्यारण्य है वो आपका संबंधित है कहां पर, कच्छ के रण से। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा, नारायण सरोवर वन्यजीव अभ्यारण्य कच्छ के पश्चिमी भाग में स्थित है। तो आप मैप देखें, हम नारायण सरोवर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात कर रहे हैं और ये पश्चिमी भाग में एक तरह से कच्छ के स्थित है। तो तीनों स्टेटमेंट यहां पर सही है, तो आंसर आपका हो जाता है डी। अगर हम कच्छ के प्रमुख रूप से वन्यजीव अभ्यारण्यों की बात करें तो भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य, कच्छ रेगिस्तान वन्यजीव अभ्यारण्य, नारायण सरोवर वन्य अभ्यारण्य, कच्छ बस्टर्ड अभ्यारण्य, बन्नी ग्रासलैंड अभ्यारण्य, ये सिर्फ ग्रासलैंड को संरक्षित करने के लिए, और चारीधाम वेटलैंड संरक्षण रिजर्व। तो ये प्रमुख रूप से कच्छ के क्षेत्र में, इनको आप ध्यान रखें।
नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं तो ये एनजीटी का एक डेडलाइन दी गई है जिन लेकों का रिजुविनेशन यानी पुनरुद्धार करना है। तो बेंगलुरु शहर की प्रमुख 3 झीलें हैं, बेलांदूर, वार्थूर और अगारा, उनसे संबंधित है। तो इन्हीं झील के संबंध में जो बेंगलुरु शहर के क्षेत्र में आती हैं उनके संबंध में प्री का क्वेश्चन है, निम्न झीलें किस शहर से संबंधित है? बेलांदूर, वार्थूर, अगरा कहाँ पर? बेंगलुरु है, अभी हमने डिस्कस किया। तो बेंगलुरु यानी आपका आंसर है ए। तो इस प्रकार से जो प्रमुख झीलें जिनके पुनरुद्धार करने के लिए एनजीटी या कभी कभी न्यूज़ में रहती हैं तो वो एग्जाम में आपकी पूछी जाती है, तो उनकी लोकेशन आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर आते हैं, ये एनसीसी के संबंध में है। आप देखें प्रधानमंत्री के द्वारा अपने लाल किले के भाषण में भी कहा गया है कि जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जो समुद्री तट पर जो राज्य हैं, वहां पर एनसीसी का जो कैडर है उसको और ज्यादा मजबूत किया जाएगा। और इसी कड़ी में अगर आप देखें तो 1 लाख नए एनसीसी के कैडेट भर्ती किए जाएंगे। 173 जो भी हमारे तटवर्ती जिले हैं और जो विभिन्न देशों से सीमा पर जिले आते हैं तो वहां पर एनसीसी को और ज्यादा मजबूत किया जाएगा। और 173 जो इस प्रकार के जिले हैं जो भारत से किसी देश की सीमा पर है या तटवर्ती सीमा पर हैं, उनमें कुल मिलाकर 83 एनसीसी की यूनिट बनाई जाएंगी, जिसमें 53 आर्मी की होंगी, नेवी की 20 और भारतीय एयरफोर्स की यहाँ पर 10 एक तरह से यूनिट बनाई जाएंगी। इसी के संदर्भ में हमारा एनसीसी पर आधारित एक क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। भारत में एनसीसी की स्थापना एचएन कुंजरू समिति की सिफारिश पर 15 जुलाई 1948 को की गई। तो देखिए खासतौर पर जो पाकिस्तान का हमला भारत पर आज़ादी के बाद तुरंत हुआ था, उसी के प्रकाश में एचएन कुंजरू समिति बनाई गई थी और उन्होंने सिफारिश की थी भारत में एनसीसी जैसे एक संगठन को स्थापित करने के लिए। और इन्हीं की समिति की सिफारिश के आधार पर 15 जुलाई 1948 को एनसीसी स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य हुआ कि मोटो 1980 में यूनिटी एंड डिसिप्लिन स्वीकार किया गया, तो सही स्टेटमेंट है। और तीसरा, जो भी इसमें डायरेक्टर जनरल होता है वो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का एक तरह से अधिकारी होता है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर है डी 1, 2, 3। एक नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं और ये न्यूज मॉरिशस के तट पर जापान का एक जहाज है वाकाशियो वल्क, उसके एक तरह से डूबने से संबंधित है और ये अब 2 टुकड़ों में टूट गया है और बड़ी मात्रा में जो तेल है वो इसमें से रिस रहा है। और ध्यान रखें कि जो मॉरिशस का इलाका है उसके तटीय भाग पर, खास तौर पे मॉरिशस का अगर हम दक्षिणी भाग देखें तो दक्षिणी भाग में यहाँ पर स्थित है ब्लू वे। तो ये जो ब्लू वे नाम का एक खाड़ी क्षेत्र है जो एक तरह से दक्षिणी पूर्वी और मॉरिशस कह सकते हैं वहां पर है, तो वहीं पर यह दुर्घटना एक तरह से हुई है। तो इसी ब्लू वे मैरीन पार्क की अगर हम बात करें तो जहां पर यह दुर्घटना हुई है वो मॉरिशस का ब्लू वे मैरीन पार्क है, यानी वहां पर जो समुद्री जीव है उनको संरक्षित किया जाता है। तो इसी ब्लू वे मैरीन पार्क से संबंधित हमारा क्वेश्चन है। आप ध्यान रखें, अगर आप मॉरिशस का मैप देखें तो ये इसकी राजधानी है पोर्ट लुइस और ये ब्लू वे का इलाका है जहां पर यह दुर्घटना हुई है। तो आप ध्यान रखें दक्षिणी पूर्वी एक तरह से क्षेत्र पड़ जाता है मॉरिशस का, और ये मैडागास्कर के एक तरह से पूर्वी हिस्से पर पड़ता है हिंद महासागर में। तो ब्लू वे मैरीन पार्क एक ऑयल टैंकर के दुर्घटनाग्रस्त होने और समुद्र में तेल रिसाव के कारण चर्चा में था। यह किस देश में स्थित है? तो ध्यान रखें मॉरिशस। कभी कभी इस तरह के मैरीन पार्क या कोई भी इस तरह की दुर्घटना का जो स्थल है वो आपसे पूछ लिया जाता है किस देश से संबंधित है, तो उसे आप ध्यान रखें। इस न्यूज की अगर हम बात करें तो अमेरिका की जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट के रूप में एक तरह से काम करते थे एडवर्ड स्नोडेन, और आगे चलकर 2013 में एक तरह से उन्होंने रूस में शरण ली और अमेरिका के खिलाफ जो भी जासूसी या कह सकते हैं जो भी इंटेलिजेंस की सूचनाएं हैं उसको बड़े पैमाने पर सार्वजनिक किया। तो अमेरिका के खिलाफ एक तरह से देशद्रोह जैसी स्थिति में इनके ऊपर आपराधिक मामले चलने की स्थिति बनती है। तो वर्तमान में इनको माफ करने का जो अधिकार है उसका उपयोग करके एक तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति एडवर्ड स्नोडेन को माफी देना चाहते हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति को अमेरिका के संविधान के द्वारा अधिकार प्राप्त है कि जो फेडरल एक तरह से जो भी मामले हैं यानी संघीय मामले, जैसे अमेरिका के खिलाफ देशद्रोह की स्थिति, तो ये संघीय मामला है। तो संघीय जो मामले होते हैं उसमें अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो माफी दे सकते हैं। तो इसी कड़ी में एडवर्ड स्नोडेन के लिए भी माफी की एक प्रक्रिया उस पर विचार किया जा रहा है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति की माफी देने की जो एक शक्ति है उसके संबंध में हमने यहाँ पर एक प्री का क्वेश्चन आपको दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति को प्राप्त क्षमा के अधिकार के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। उन्हें यह अधिकार अमेरिकी संविधान के दूसरे अनुच्छेद से प्राप्त होते हैं। तो ध्यान रखें सेकंड आर्टिकल से यह मिलता है। उन्हें यह अधिकार केवल संघीय अपराध फेडरल ऑफेंस के खिलाफ प्राप्त है। ध्यान रखिए कोई स्टेट लेवल राज्य स्तर का कोई अपराध है तो उसके लिए उनको यह नहीं मिला हुआ है। ध्यान रखें अमेरिका में अमेरिका के केंद्र का संविधान अलग है और राज्यों का संविधान अलग होता है। तो राज्यों में अगर कोई राज्य स्तर का अपराध है तो उसके लिए जो भी वहां पर
माफी देने की जो अधिकार है वहां के गवर्नर को है, ना कि अमेरिका के राष्ट्रपति को। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो संघीय अपराध है, फेडरल ऑफेंस है, उनके खिलाफ माफी दे सकते हैं। और ध्यान रखें, अमेरिका के राष्ट्रपति को माफी देने का अधिकार में महाभियोग नहीं आता है। मान लीजिए अमेरिका में किसी व्यक्ति के ऊपर महाभियोग चल रहा है, तो उसको एक तरह से माफी अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं दे सकते। तो महाभियोग इस माफी के दायरे में नहीं आता है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर है आपका डी 1 2 3। तो ये हमारा 17 अगस्त 2020 का समाचार विश्लेषण था। आने वाले समय में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से प्रस्तुत करते रहेंगे। और जो आपको प्री और मेंस के क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आप प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।